तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले थोड़ी बेसिक थ्योरी कवर करूंगा क्योंकि मेरे को लगता है लोगों की नॉलेज में बहुत लूप होल्स है। उनको पता नहीं एक्चुअल में चीजें कैसे डिराइव होती क्या चल रहा है, स्पेशली एंगुलर मोमेंटम वगैरह में। फिर मैं उसके बाद क्वेश्चंस करूंगा और आप लोग खुद ट्राई करना चाहिए एडवांस की। मैंने बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चंस रखे हैं बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ वो आप लोग सॉल्व कर लो। मैं आपको गाइड करूंगा उनमें और मैं समझाऊंगा कि सोचना कैसे था उनमें। मेरा मेन गोल यही है कि आप सोच पाओ इतने टफ रोटेशन के क्वेश्चन की कि जेई का हलवा लगे आपको। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी सबको पता ही होगा, v इक्वल्स आर ओमेगा। रट ही लिया होगा सबने। बट यहाँ पे मैं क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप मुझे पॉइंट पी पे इंसान जो बैठा है उसकी वेलोसिटी बताओ। ये अर्थ है, अर्थ ओमेगा से रोटेट कर रही है, आपको इस पॉइंट पी वाले इंसान की वेलोसिटी बतानी है। खुद से ट्राई करो वीडियो रोक के। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे इसका टॉप से व्यू तो आर साइन थीटा के सर्कल में रोटेट कर रहा है। मैं अभी आऊंगा कि बहुत लोगों ने क्या गलती की होगी। तो आर और फिर यहाँ पे आप लगा सकते हो आर साइन थीटा ओमेगा। अब जो अच्छे से पढ़े जिन्होंने रटे नहीं है फॉर्मूला उनको पता होगा एक्चुअल में वेलोसिटी होती है ओमेगा क्रॉस आर। तो आप यहाँ पे ओमेगा और आर वेक्टर का क्रॉस क्रॉस ले लेते हैं तो वैसे भी चल जाता, बट ये भी मैथमेटिकली रटना भी चीजों को गलत है। ये समझना जरूरी है कि ये एक्चुअल में आर साइन थीटा के सर्कल में रोटेट कर रहा था। अभी लोगों ने सीधा बोल दिया होगा आर ओमेगा, बट उसमें दिक्कत देखो आप क्या है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से जाता हूँ। तो जब भी वेलोसिटी है उसमें आप अपनी उंगलियां कर्ल करो तो उस साइड ओमेगा आता है। लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया होगा, सीधा बोल दिया होगा पॉइंट पी की वेलोसिटी सीधा आर ओमेगा, बट आप उसमें प्रॉब्लम देखो। आप बोल रहे हो कि रेडियस आर के सर्कल में रोटेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं बन जाएगा वो। बट एक्चुअल में बंदा तो ऐसे सर्कल में रोटेट कर रहा था। तो इसमें भी ये है कि जब भी फिजिक्स प्रॉब्लम करो सबसे पहले मोशन को विजुअलाइज करो। सीधा फॉर्मूला पे मत चले जाओ। सबसे पहले सोचो कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है, फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई शुरू करो। यहाँ पे अब आपने लगा दिया सीधा, तो ऐसे कर दिया आपने ओमेगा इस डायरेक्शन में। ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये आप लोगों को तो पता ही होगा, बट यहाँ पे भी मैं एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहता था। लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ये आर ओमेगा स्क्वायर्ड ऐसा होता है, न्यूटन लॉ होता है रेडियल डायरेक्शन में। ये एक्चुअल फोर्स नहीं होती, ये नेट फोर्स होती है। लोग बस रट लेते हैं और इसमें भी बहुत गलती करके आते हैं लोग। एक क्वेश्चन है आगे, उसमें उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बट इसको समझना भी जरूरी है। अब यहाँ पे सब एंगुलर मोमेंटम सीधा आई ओमेगा, बट ये नहीं होता। एक्चुअल जो बेसिक डेफिनेशन है दैट इज आर वेक्टर क्रॉस मोमेंटम वेक्टर। और इसमें भी आप ये लिख सकते हो बस क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्योंकि स्पेशल रिलेटिविटी में गामा एम वी हो जाता है मोमेंटम जब आप कॉलेज में जाके पढ़ोगे। तो अभी के लिए ये डेफिनेशन हमेशा काम करती है क्लासिकल में, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आई ओमेगा अभी हम डिस्कस करेंगे कब होता है। ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। और अभी नेक्स्ट एग्जांपल से प्रूव करता हूँ आपको कब कब होता है। चलो सबसे पहले सिंपल लेते हैं। ये सर्कल में मैं बोल रहा हूँ एक रोटेट कर रहा है, तो आप मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ। ये सिंपल है, ये आर वेक्टर है, ये मोमेंटम वेक्टर है, 90 डिग्री अंदर जा रहा है वी वेक्टर। तो आर क्रॉस पी लोगे सीधा ऊपर आ गया एंगुलर मोमेंटम, ये ठीक है। यहाँ पे आई ओमेगा भी काम कर रहा है। अब मुझे बताओ, मैं थोड़ा ओरिजिन को नीचे शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे।
अब मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम कहाँ होगा। ट्राई करो वीडियो पॉज करके। अब जिन्होंने रटा हुआ है एंगुलर मोमेंटम तो आई ओमेगा, तो वो बोल देंगे सीधा एंगुलर मोमेंटम ऊपर है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मेरा आई है, आई ओमेगा सीधा ऊपर। यही वो जेई एडवांस का 2016 वाला टेस्ट कर रहा था कि आपको पता भी है एंगुलर मोमेंटम असलियत में होता क्या है। अगर आपको ये पता होता तो अब लो यहाँ पे आर क्रॉस पी इनसाइड वेक्टर, तो ये आएगा। अब राइट हैंड रूल लगाओ अपना, और अगर आपने सीधा आई ओमेगा लगा दिया, आपका मॉड्यूलस भी गलत आएगा। आप करो, और ये देखो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे, ये सिंपल सा ट्रायंगल बन रहा है, एक्स आ रहा है आर कोसेक थीटा, तो एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, ये 90 डिग्री इन दोनों के बीच में ऑब्वियस है। और अगर सीधा आई ओमेगा लगा दिया होता तो ये आता। तो डायरेक्शन भी गलत और मॉड्यूलस भी गलत है। ये मैंने बीच में रख दिया थोड़ा रिव्यू कराने के लिए, पता ही होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसमें कुछ था नहीं ट्रिकी। जिसको याद नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है आगे के क्वेश्चन के लिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस भी पता ही होगा। अब ये है मेन चीज। तो केस वन होता है प्योर रोटेशन अबाउट अ पॉइंट, और ये प्योर रोटेशन समझ सकते हो आप आईसीआर, पता होगा आपको। तो अब इस केस में हो सकता है बस एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। ये डेरिवेशन कर दिया मैंने, आप देख सकते हो जिसको जानना है। बट केस वन जब प्योर रोटेशन होती है जिस पॉइंट के अबाउट, तभी आप बोल सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा है मेरा। एंगुलर मोमेंटम और ओमेगा की डायरेक्शन सेम है। अब जनरल मोशन इन 2D पे जाते हैं। मैं अभी 3D रोटेशन नहीं कवर करने वाला, जो ये मैंने ये करे हैं ये आपको बस पॉइंट आउट करने के लिए करे हैं कि 3D रोटेशन कैसे होता है। जेई में ज्यादातर आती नहीं है वैसे भी, अगर चाहिए तो बता देना कमेंट्स में। फिर जनरल मोशन इन 2D, ये थोड़ा स्कैरी लग रहा है बट आराम से देखो, मैं बताता हूँ। तो इसमें ऐसे सोचिए ये है मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस, और एक बॉल है वो रोटेट कर रही है, प्योर रोल कर रही है, ये वी है, ओमेगा है उसका। बस ये सोचो। तो अब इसको मेरे को एंगुलर मोमेंटम लिखना है इस पॉइंट के बारे में। अगर आपको एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा रटा है, आप लिख ही नहीं पाओगे। इसको लिखने के लिए इसका प्रूफ मॉडर्न क्लासिकल मैकेनिक्स में है। मैं बहुत रेकमेंड करता हूँ आप उसका एंगुलर मोमेंटम पार्ट वन चैप्टर की थ्योरी खुद से पढ़ो। उसमें बहुत सारी और सटलिटीज है और डेरिवेशंस भी है। मेरे पे टाइम नहीं है अभी डेरिवेशंस कवर करने का, तो मैं सीधा रिजल्ट्स बता रहा हूँ यहाँ पे। तो एंगुलर मोमेंटम किसी ओरिजिन से किसी भी बॉडी का जो जनरल मोशन कर रही है, उसका कोई भी ओमेगा हो सकता है, उसका कोई भी वेलोसिटी हो सकता है, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स ओमेगा, जो सेंटर ऑफ मास देख रहा है। तो मतलब ये बॉल है, ये ओमेगा से रोटेट कर रही है इस पॉइंट के बाद, यही है हमारा सेंटर ऑफ मास, तो ये वाला ओमेगा। और प्लस आर क्रॉस पी, तो ये आर वेक्टर ओरिजिन से जाएगा, और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको आर क्रॉस पी, ये पीछे से भी आप देख सकते हो, ये पढ़ लो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास टाइम्स ओमेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो मतलब ये आप केस वन इस पे लगा दो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। पहले ये फर्स्ट टर्म वाई के केस वन लगा रहे सेंटर ऑफ मास पे, और फिर उसके बाद आप आर क्रॉस पी ऐड कर दो इस ओरिजिन से। ये आर वेक्टर गया और क्रॉस पी। अब क्रॉस प्रोडक्ट में अब क्रॉस प्रोडक्ट,
अब क्रॉस प्रोडक्ट में पता होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मोस्ट लोगों को पता होगा। तो आप वैसे भी कर सकते हो, आर क्रॉस पी, तो क्या आएगा? तो ये मैंने पूरा प्रॉपर किया है कि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा था, तो यहाँ पे थीटा गया। फिर क्रॉस प्रोडक्ट है तो आर पी साइन थीटा, तो ये डिस्टेंस हो गया, तो आर कोसेक थीटा, ये ट्रायंगल से देख सकते हो। तो आर कोसेक थीटा टाइम्स साइन थीटा टाइम्स मोमेंटम, प्लस ये फॉर केस वन वाला आई ओमेगा लगा दो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ ये आ जाता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्वेश्चन में भी आएगा आगे, कि ये दोनों एंगुलर मोमेंटम्स डिफरेंट डायरेक्शंस में हो सकते हैं। तो हमेशा राइट हैंड रूल से चेक कर लो कि आर क्रॉस पी और आई सी एम ओमेगा सेम डायरेक्शन में है। एक बार पढ़ लो, मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट आगे करूंगा। सेम विद किनेटिक एनर्जी, केस वन में आप सीधा लिख सकते हो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इन्हें डेरिवेट कर दिया है, डेरिवेशन दे रखा है यहाँ पे। और केस टू में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत यूज होगा ये, क्योंकि किनेटिक एनर्जी लिखना बहुत मुश्किल है एक्चुअली जनरल मोशन की, बट ये बहुत सिंपल कर देता है। सेम चीज है ये। अब ये समझ लोगे तो ये भी थोड़ा और इजीली समझ आ जाएगा। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो बॉडी की आपने पहले रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ऐड कर दी, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, जिससे सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ऐड कर दी जितना रोटेट कर रहा था, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब ऐसे आप एंगुलर मोमेंटम का सोच लो, पहले आपने वो वाला एंगुलर मोमेंटम ऐड कर दिया जो रोटेशन से कॉज हो रहा था, और फिर दूसरा आपने एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर दिए जो मूवमेंट से हो रहा था, उसकी अबाउट ओरिजिन। टॉर्क, टॉर्क की भी ये भी नहीं पता होता लोगों को। टॉर्क की बेसिक डेफिनेशन चलो ये पता होता, सॉरी, क्योंकि ये यूज होता है एक्चुअली। एंगुलर मोमेंटम का तो बिल्कुल ही नहीं पता होता। तो आर क्रॉस एफ होता है, और बस इनर्शियल फ्रेम्स में अभी इस पे आऊंगा, इसको हम बोलते हैं सूडो टॉर्क। इस पे एक क्वेश्चन भी करा मैंने, अलग इसमें ही है, वो करेंगे हम। तो इनर्शियल फ्रेम्स में, बस इनर्शियल फ्रेम्स में एफ इक्वल्स एम में अप्लाई होता है न्यूटन का, नॉन इनर्शियल में नहीं अप्लाई होता। तो उसमें आप लिख सकते हो टॉर्क इक्वल्स आर क्रॉस एम ए। ये वाला बाय द वे फिर से याद बोल रही, ये और वो एंगुलर मोमेंटम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और केस वन अगेन आप टाउ इक्वल्स आई अल्फा लगा सकते हो, और केस टू ये सेम चीज है, और सेम थिंग्स अप्लाई होती है। ये इतना यूज नहीं होता, ये यूज होता है अगर आप फिक्स पॉइंट्स लेते हो, बट आपको क्वेश्चन में जरूरत नहीं होती फिक्स पॉइंट्स लेने की। मैं बेरली लिए हैं, और मैंने बेरली यूज किया है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो एंगुलर मोमेंटम वाला है इम्पोर्टेंट। सूडो टॉर्क पे अभी आएंगे हम, ये तो सबको ही पता है। और कब टाउ इक्वल्स आई अल्फा नहीं होता वो भी बात करेंगे। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स, इन ट्रिक्स से आप कोई भी रोटेशन की जितनी भी मुश्किल प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर सकते हो। आप वीडियो पॉज करके एक बार ये पढ़ लो, मैंने केविन सू हैंडआउट से मोस्ट प्रॉब्लम्स उठाई हैं और आइडियाज, तो आप इसको रोक के पढ़ लो एक बार। तो हम टाउ इक्वल्स आई अल्फा बस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अप्लाई कर सकते हैं, बस फिक्स पॉइंट के अबाउट अप्लाई कर सकते हैं, और कभी कभी आईसीआर पे, जब वो इंस्टेंटली रेस्ट पे होता है। अभी आगे एक क्वेश्चन है, मैं आपको समझा दूंगा इंस्टेंटली रेस्ट क्या से क्या मतलब है इसका। बेसिकली स्टैटिक सिचुएशन जा रही है उसमें मूवमेंट में। अभी एक और सेंटर है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो प्रॉब्लम में आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। उसका एक और सोल्यूशन है, बट वो वाला शॉर्टर है मेरा मेथड, मैंने खुद से डिस्कवर किया था। अब ये दूसरी रिजिड बॉडी ट्रिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी यूज होती है ये,
कि एक रिजिड बॉडी इज इन प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये पढ़ाते नहीं है, मेरे को समझ नहीं आता क्यों, बट इतनी यूजफुल है ये चीजें। कोचिंग में बस बोल देते टाउ इक्वल्स आई अल्फा अप्लाई कर दो, बट कभी बताते नहीं कि कहाँ पे नहीं कर सकते आप, और उसमें ही बच्चा क्वेश्चन गलत करके आ जाता। रिजिड बॉडी इज इन प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमेशा वो प्योर रोटेशन होता है, और उसकी फ्रेम में। रिजिड बॉडी से क्या मतलब है मेरा, मतलब जैसे एक रॉड दे रखी है, वो रिजिड बॉडी है, जिसके अंदर टेंसाइल फोर्सेस होती है, जिसको जो रिजिड है बेसिकली, आपको समझ आ। और हर एक पॉइंट को सेम ओमेगा फील होता है। ये काफी काउंटर इंटुइटिव है, मेरे को भी नहीं समझ आता था काफी समय तक। इन सब पे प्रॉब्लम्स करेंगे बाय द वे, तो आपको समझ आ जाएगा कैसे अप्लाई होते हैं ये सारे आइडियाज। और ये वाला बहुत यूजफुल है, ये वाला। तो अगर मैं ये ओमेगा से रोटेट कर रहा, मैं इस पॉइंट पे बैठ गया, इसकी फ्रेम में चला गया, ये भी ओमेगा से ही फील करेगा। वो अलग बात है, और भी चीजें होंगी, आ वेलोसिटी वेक्टर इसका, वो सब करना होगा, बट ओमेगा इसको सेम ही फील होगा। सेंटर ऑफ मास को भी सेम ही ओमेगा फील होगा। फिर जेई में काफी दिक्कत आती है बच्चों को, प्योर रोलिंग या नो स्लिपिंग। इसका बेसिक मैं बोलता हूँ, याद रखो कि नो रिलेटिव मोशन। बट अगर आपको ट्रिक्स जाननी है, इस पे भी बहुत क्वेश्चंस करेंगे हम, तो इसमें आपको आपको बॉटम पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो और वेलोसिटी जीरो बॉटम पॉइंट की। अब इसमें बॉटम पॉइंट एक्सेलरेशन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रिक्शन की क्या डायरेक्शन होगी। तो इसका मेरा थंब रूल है कि अगर कोई यहाँ पे फोर्सेस सोचो जो इसको टॉर्क दे रही है, तो उसका मतलब अल्फा बढ़ रहा है, बट कोई फोर्स है ही नहीं जो एक्सेलरेशन दे रही है, बट मुझे तो ए इक्वल्स आर अल्फा कराना है। तो फिर अल्फा अभी इस साइड है इसकी वजह से, तो मतलब एक्सेलरेशन एक इधर होना चाहिए कि ए इक्वल्स आर अल्फा हो जाए, तो फ्रिक्शन को इधर होना होगा, क्योंकि वो एक्सेलरेशन को बढ़ाने का ट्राई करेगा जिससे ए इक्वल्स आर अल्फा हो जाए। और ऐसे ही वाइस वर्सा, जैसे अगर कोई फोर्स है यहाँ पे, अभी इंक्लाइन प्लेन नहीं, इंक्लाइन प्लेन पे होता है कि जी साइन थीटा है यहाँ पे, तो वो एक्सेलरेशन को बढ़ा रही है, मुझे फिर से इक्वल्स आर अल्फा करना है। और एक्सेलरेशन इधर, तो मुझे आर अल्फा इधर करना है, तो अल्फा ऐसे करना है, तो ऐसे करना है, तो मैं फ्रिक्शन से इधर टॉर्क अप्लाई करवाना चाहूंगा। अ, तो मैं फ्रिक्शन से ये करवाना चाहूंगा कि टॉर्क वो दे दे, और फिर अल्फा बढ़ जाए मेरा, और ए कम हो जाए। और ये हमेशा ये जो दो पॉइंट्स है, रिलेटिव टू दिस सरफेस, दिस बॉटम वन, अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ये भी आइडिया समझ आ जाएंगे कि ये मैंने क्यों बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप 4, ये सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस जेई में मेन को बेरली होंगे जिन क्वेश्चन में ये अप्लाई हो रहा है, बट ये जो सबसे ज्यादा मुश्किल लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनमें यही है। और मुश्किल क्वेश्चन करने से मजा आता है, चैलेंज है, अच्छा है। तो आप सीख सकते हो कि पे अटेंशन टू द ट्रेजेक्टरी ऑफ आईसीआर एंड सेंटर ऑफ मास। इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो सब पे ही करेंगे, तो सब आइडियाज आपको समझ आ जाएंगे। ये वो था, ये वो आईसीआर वाली ट्रिक। आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, मैंने सारे आइडियाज बता दी, मैं वही यूज करने वाला हूँ सब प्रॉब्लम्स में। वैसे मैंने सारी प्रॉब्लम्स केविंजू हैंडआउट से लिए, तो आप वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, लिखा है राइट आफ्टर रिलीज। तो अब यहाँ पे जाओ, तो यहाँ पे क्या लिखा था, इफ इट इज इंस्टेंटली एट रेस्ट, तो मतलब जब रेस्ट पे था उस पॉइंट पे, ये रेस्ट पे ही था, इसको तभी छोड़ा है, अभी अभी छोड़ा है हमने। तो मतलब हम कांटेक्ट पॉइंट, ये आईसीआर है ना, अभी अभी आप मोशन को इमेजिन करो, क्या होगा, रॉड ऐसे नीचे जाएगी, मतलब थोड़ी देर के लिए, वैसे तो थोड़ी देर में ऐसे नीचे हो जाएगी, है ना, ऐसे ऐसे रोटेट करने लगेगी,
बट इस इंस्टेंट के लिए तो रोटेट करेगी ना, यहाँ पे डी थीटा मान लो, बहुत छोटा एंगल। तो ये हमारा बन गया आईसीआर। तो यहाँ पे हम टाउ इक्वल्स आई अल्फा अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट आइडिया मिल गया हमें कि हम यहाँ पे टाउ इक्वल्स आई अल्फा अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सोचते हैं, मेरे को अब मिल गया नॉर्मल अल्फा रिलेशन। अब मैं अल्फा से एक और रिलेशन कैसे निकाल सकता हूँ? पीछे चलते आइडियाज में तो लिखा था कि we can apply tau equals I alpha about center of mass always। तो वो ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में जाएंगे तो अल्फा की एक और वैल्यू मिल जाएगी। तो ओ सॉरी, क्या कर रहा हूँ, ये पहले सेंटर ऑफ मास के लिए अप्लाई किया हमने, मैंने ऑर्डर बदल दिया, सॉरी। और फिर मैंने इसके अबाउट किया आईसीआर। बट आप समझिए ना कैसे सोचा हमने। हर एक रोटेशन प्रॉब्लम में मैं बता ही रहा हूँ टाउ इक्वल्स आई अल्फा अप्लाई ही होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि वो हमेशा ही सेफ पॉइंट होता है। और उसके अबाउट आपने सुना होगा अपने कोचिंग टीचर को बोलते हुए कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अप्लाई कर दो, क्योंकि वहां पे सूडो टॉर्क कभी नहीं होता। उसका रीजन भी है, बहुत बेसिक डेरिवेशन है, बट टाइम नहीं है मुझ पे, तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। आप मॉरन में है उसका डेरिवेशन। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इंक्लूड किया उसका, तो थोड़ा सा समझ आ जाएगा। तो आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, अल्फा मिल गया तो एन मिल गया। अब वो दूसरा पार्ट था पॉइंट ए पे पूछा है, तो वो तो हम आर अल्फा अप्लाई कर देते, बस आ गया इजीली। बट ऐसे हिंट्स लिया करो और फिर विजुअलाइज किया करो हो क्या रहा था यहाँ पे। अब ये दिस इज द हार्डेस्ट डायनामिक्स प्रॉब्लम, रोटेशनल डायनामिक्स प्रॉब्लम। ये आप कभी भी देखोगे। तो इसमें बिल्कुल बेसिक से चलता है। क्या है? नो स्लिपिंग। तो मतलब इसकी फ्रेम में जब जाएंगे तो मैं चाहता हूँ, चलो इस नो स्लिप, ये ये है यहाँ पे एक्सेलरेशन ए, एक है अल्फा। ये रोटेशनल डायनामिक्स की है, तो न्यूटन एफ इक्वल्स एम में तो लगना चाहिए और टाउ इक्वल्स अल्फा भी लगना चाहिए। चलो ठीक है, तो मैं एक एक्सेलरेशन अज्यूम कर लेता हूँ और एक अल्फा। तो नो स्लिपिंग मतलब यहाँ पे ए इक्वल्स आर अल्फा। तो पहली क्वेश्चन, ठीक है, तो ए इक्वल्स आर अल्फा। अब ये सर्कल है, यहाँ पे अल्फा है और ये ए है। बॉटम पॉइंट पे तो एक ए इक्वल्स आर अल्फा था। टॉप पॉइंट इज बिटवीन एनी सर्फेसेस, तो मतलब यहाँ पे भी नहीं हो रही है। टॉप पॉइंट पे क्या, टॉप पॉइंट पे ए प्लस आर अल्फा है। तो मैं इस अब मैं पीछे जाता हूँ, आइडिया देखता हूँ। मेरे को क्या करना था, रिलेटिव टू द सरफेस दैट इज बीइंग रोल्ड ऑन। तो मैं इसकी फ्रेम में चला जाता हूँ, इसका कोई एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए प्राइम, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन निकालना है हमें बड़े बोर्ड का एंड में। तो मैं ए प्राइम निकाल लिया, ए प्राइम सोच लिया। बाय द वे खुद से ट्राई करना, प्रॉब्लम हार्ड है बट ट्राई तो करो। तो मैं तो इसकी फ्रेम में गया तो ये हो गया पीछे 2a, ये जो मैंने यहाँ निकाला था, ये इसको यूज कर लिया। और फिर आगे जा रहा है ए प्राइम। तो मेरे पे दूसरा रिलेशन भी आ गया कि ए इक्वल्स आर अल्फा है और ए प्राइम इक्वल्स 2a है। तो मतलब जितने से ये एक्सेलरेट कर रहा है उतने से 2 टाइम्स एक्सेलरेट कर। हम्म। अब आगे न्यूटन के लॉ भी लगा सकते हैं। पहले सोचते फ्रिक्शन है कि नहीं। चलो, क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है बट आइडिया पे जाते हैं वापस, रुको। फ्रिक्शन होगा अप्लाई अगर अगर अल्फा के लिए, अल्फा है ही नहीं, कोई कोई प्रोवाइड ही नहीं कर, कोई नहीं कर रहा यहाँ पे अल्फा प्रोवाइड। तो अल्फा प्रोवाइड करने के लिए इधर होना चाहिए फ्रिक्शन, क्योंकि ए इक्वल्स आर अल्फा करना। आप अपनी डायरेक्शन चेक करके देख लो, इससे टॉर्क मिल जाएगा इसको इस साइड। ए इक्वल्स आर अल्फा करना है, तो
अब इधर कर दिया मैंने फ्रिक्शन अप्लाई पहला। ऊपर भी हो सकता है क्या फ्रिक्शन? चलो सोचते हैं। तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है तो यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे सोचते हैं ये, अगर मैंने अब अब ये कंफ्यूजिंग पार्ट है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे जो मैंने ये सिखाया ना आपको, आप ये नहीं अप्लाई कर सकते फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने के लिए। ये वाला सॉरी, नहीं अप्लाई कर सकते, इसमें आपको और दिमाग लगाना पड़ेगा। ये इसलिए मैंने चूज किया क्वेश्चन, क्योंकि अब आप देखो, अगर मैं फ्रिक्शन ऐसे अप्लाई कर देता हूँ इस पे, तो न्यूटन थर्ड लॉ से इस पे इधर अप्लाई होगा। बट फिर तो, बट इसका तो एक्सेलरेशन दो गुना था इसके, अभी तो इसका ज्यादा हो गया ना। बट इसका अगर दो गुना रखना है मुझे, तो मुझे फ्रिक्शन इसको ऐसे देना होगा जिससे इसका बढ़े। ये लॉजिक लगाना था इससे ए प्राइम, इसलिए चूज किया था। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फिर से सुनना। कि हम चाहते हैं वो, कि इसका ए अगर हमने दूसरी डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया फ्रिक्शन, तो फिर ए प्राइम टू ए नहीं हो सकता, कम हो जाएगा। तो इसलिए इधर होगा इसमें, ये एफ एफ। अब लिख लो न्यूटन की इक्वेशन दोनों के लिए, इधर लिखनी मैंने इधर m को 2m कर दिया, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन नहीं चाहिए था। सेम ही चीज है, बस m/2 को m कर दिया, m को 2m कर दिया। तो ये आ गया। अब चार क्वेश्चन को तो सॉल्व नहीं कर सकता, अगर आप देखो, आप खुद ट्राई करना वेरिएबल एक और इक्वेशन से। तो मेरे को अभी किसी ने बोला था कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमेशा अप्लाई हो रहा है टाउ इक्वल्स आई अल्फा। इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर देते टाउ इक्वल्स आई अल्फा की इक्वेशन। करो। तो वही करना था। तो इस क्वेश्चन में थे, नो स्लिपिंग से आपको निकालने थे टू आइडियाज। फिर उसके बाद एफ इक्वल्स एम ए की दो इक्वेशन लिखनी थी, और उसमें भी आपको लॉजिक लगाना था कि एफ एफ टू की क्या डायरेक्शन होगी। एफ एफ वन तो ऑब्वियस था, मतलब अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस कर रखी है। बट एफ एफ टू की डायरेक्शन निकालना, उसमें आपको पूरा दिमाग लगाना था। और फिर टाउ इक्वल्स आई अल्फा की इक्वेशंस। तो फिर एक बार आ जाती है तो आप देख लो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आ जाता है, यही है आंसर इसका। ये बहुत टफ प्रॉब्लम है। ये मेरे से नहीं हुई थी सॉल्व, जब मैंने पहली बार ट्राई की थी, तो मैं आपसे भी एक्सपेक्ट, आप कर लो ट्राई। बट मैं इससे एक ब्यूटीफुल चीज, एक हिंट दूंगा मैं आपको। ये वाला आइडिया याद है, आइडिया फोर, जो मैंने बोला था बस टफ प्रॉब्लम में अप्लाई होता है। ये ट्राई करना अप्लाई करने का, यही है पूरा क्वेश्चन। एक्चुअली यही नोटिस करना था इसमें। अगर थोड़ी जेई जेई को, मैंने एक जेई फिजिक्स सर जी व जनार्दन का एक वीडियो है सूडो टॉर्क में, तो उसमें ये एक विजुअल में दिया हुआ है। मेरे को अभी भी याद है, इस क्वेश्चन को करने के बाद मेरे को याद आया था। तो आप ट्राई करो। ठीक, चलो थोड़ा एक्सप्लेन कर, थोड़ा पहले विजुअलाइज करते हो क्या रहा है। तो रॉड कंस्ट्रेंट है, वो ऐसे ऐसे ही मूव कर, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे ऐसे। और उसमें, और कांटेक्ट कब लूज करता है इंसान? जब ये नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगी, है ना, यही होगा। हमने अभी इतने क्वेश्चन करे होंगे आपने, जैसे कि एक ब्लॉक को हेमिस्फेयर पे रख दिया और फिर नीचे फेंक दिया, तो उसमें कब कब वो लूज करता है कांटेक्ट? जब नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाती है। तो सेम आइडिया से इधर नॉर्मल फोर्स जीरो हो जानी चाहिए। नॉर्मल फोर्स ही तो, बट एक्स में कोई और फोर्स है, एक्स डायरेक्शन में मेरे को तो दिख नहीं रही। एक इधर नॉर्मल फोर्स है, बट वो एक्स डायरेक्शन में नहीं है। तो नॉर्मल फोर्स ही मेरा एम ए एक्स है। तो मतलब एक्सेलरेशन इन एक्स जीरो है उस पॉइंट पे जब ये कांटेक्ट लूज करेगी। ठीक है, इतना पता चल गया मुझे। ये मैं हिंट को फॉलो करता हूँ। मैं सोचता हूँ सेंटर ऑफ मास की क्या ट्रेजेक्टोरी हो सकती है। तो ये अब, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि एक लेमा है
कि राइट ट्रायंगल में हमेशा ये थ्री साइड्स इक्वल होती है। और इससे अब पता चला आपको क्या है। थोड़ा ड्रॉ करता हूँ मैं एक और पॉइंट। सॉरी। लुक एट दिस। ये अभी भी इक्वल, ये थोड़ा अजीब ड्रॉ कर दिया, बट ये और ये अभी भी इक्वल है। दिख रहा है आपको क्या बन गया ये? मतलब ये पूरे टाइम कांस्टेंट था, तो मतलब सर्कल ट्रेस आउट कर रहा है सेंटर ऑफ मास। ये इतनी ब्यूटीफुल चीज है इस प्रॉब्लम की। इस इस लेमा को अगर आपको प्रूव करना है तो आप ये यहाँ पे राइट ट्रायंगल लो। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम दिख रहा है, ये मिड पॉइंट थ्योरम से मतलब ये भी डिवाइड हो रहा है, और फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मतलब ये होना चाहिए। तो आप देख सकते हो इसका डेरिवेशन। बट मैं ये एक ब्यूटीफुल चीज दिखाना चाहता था आपको कि कैसे यूक्लिड डिवीजन के लेमा से हमने इतनी ब्यूटीफुल चीज ढूंढ ढूंढ ली। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया, मैं एक और बार ड्रॉ कर देता हूँ। ये डिस्टेंस इसके बराबर है, तो ये सर्कल ड्रॉ हो रहा है पूरा। ऐसे पूरा सर्कल। ठीक है, सर्कल हो रहा है। मैं कुछ और नोटिस करता हूँ। फोर्स तो बड़ी अजीब है, फोर्स पे नहीं जाना मुझे। इधर देखो, मेरे को याद आ रहा है मैंने क्वेश्चंस करे हुए हैं जिसमें आईसीआर यूज होता है यहाँ पे, और V1 और V2 इसकी हमेशा इसके अलोंग होती है, क्योंकि ये कांटेक्ट लूज नहीं कर रहा। तो मतलब ये तो नॉर्मल फोर्स के परपेंडिकुलर है, बट इधर तो कोई वेलोसिटी गेन ही नहीं हो रही इन डायरेक्शंस में। तो मतलब नॉर्मल फोर्स जीरो वर्क डन कर रहे हैं। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स जीरो है, क्योंकि इधर तो वेलोसिटी गेन ही नहीं हो रही इन दोनों की डायरेक्शन में। ये दोनों गेन ही नहीं करवा रहे कोई भी वेलोसिटी। तो मतलब एनर्जी कंजर्व्ड है, कि कोई भी फोर्स वर्क डन नहीं कर रही एक्सेप्ट फॉर ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं ये। थोड़ा वियर्ड है, बट ये वाला याद करो, मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज इंट्रोड्यूस कर देता हूँ ठीक है, मेरे को पता चल गया। हाँ, एनर्जी कंजर्व्ड है। और मैंने कैसे नोटिस किया, ये आइडिया बहुत यूज होता है। नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर है तो फिर वो कोई वर्क डन नहीं कर रही। बीड वाली प्रॉब्लम याद है आपको? इसमें ऐसे होता है, बीड इधर होता है, बीड को हम बोल देते हैं इसकी एनर्जी कंजर्व्ड है। क्यों? क्योंकि वो उसकी वेलोसिटी इधर है, बट नॉर्मल फोर्स उसके परपेंडिकुलर है। तो मतलब कोई वर्क डन नहीं हो रहा। अभी आगे की प्रॉब्लम्स में भी ये आइडिया यूज करने वाला हूँ मैं, तो इसको याद रखना। तो नॉर्मल फोर्स जब परपेंडिकुलर है तब वो जीरो वर्क डन करती है, तो एनर्जी कंजर्व्ड है। अब ये प्रॉब्लम खुद से करना इम्पॉसिबल ही है, मैं बता ही रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये भी चीज नोटिस करनी थी। इधर ड्रॉ करा हुआ है मैंने। तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है। ये है 90 माइनस, ये है थीटा, ये है 90 माइनस थीटा। तो ओरिजिनली अगर सेंटर ऑफ मास के पर्सपेक्टिव से सोचे, ओरिजिनली रॉड स्ट्रेट थी। ये रॉड थी ऐसे, है ना, ऐसे स्ट्रेट। अभी ये एंगल टर्न हो गया 90 माइनस थीटा। तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा ऐसे है। सोचो, सेंटर ऑफ मास पे आप बैठे हो, बस विजुअलाइज करो कि ये तो 90 माइनस थीटा टर्न हुआ है, ये टर्न हो रहा है ऐसे। और ओरिजिन के अबाउट कैसे टर्न हो रहा था, उसके अबाउट तो ऐसे टर्न हो रहा है। सोचो, रॉड रॉड यहाँ से ऐसे जा रही है, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी है इसकी, और इसने कितना करा थीटा। डिफरेंशिएट करके देखते हैं एक बार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे को लग रहा है कि ओमेगा टू और ओमेगा वन सेम है। देखो, डिफरेंशिएट करो उसे, तो ये भी तो डी थीटा बाई डी टी आया। थीटा डॉट का मतलब होता है डी थीटा बाई डी टी। नोटेशन है न्यूटन की। तो तो क्या आ गया, ये आ गया रिलेशन। अभी समझ नहीं आया, ठीक है। मैंने क्या, ये स्टेप, ये प्रॉब्लम मुश्किल है बहुत ज्यादा, बट इसमें आइडियाज इतने सारे ब्यूटीफुल से है कि मैं इसको डालना ही चाहता था,
कि आप लोग सीख पाओ कुछ कि कैसे खुद से सोच सकते हो आप ऐसी प्रॉब्लम। अभी इम्पॉसिबल लग रहा होगा बट अब देखो कैसे सिंपल आइडियाज थे। पहले सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी फर्स्ट आइडिया, फिर कि एनर्जी कंजर्व्ड है क्योंकि छोटे छोटे आइडियाज में ब्रेक डाउन किया है प्रॉब्लम को। फिर थोड़ी जियोमेट्री लगाई फिर से कि थीटा थीटा सेम है 90 माइनस थीटा, तो मतलब दोनों ओमेगाज भी सेम होंगे। अब एनर्जी की इक्वेशन लगाते हैं, एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा कैसे आ गया मेरा। कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे, मैं आंसर कर देता हूँ। तो ये सेंटर ऑफ मास देखो ओरिजिनली यहाँ पे होगा कहीं, लेंथ एल होगी तब, और फिर अभी क्या है एल कोसाइन थीटा, तो हाइट कितनी ड्रॉप हुई एम जी एल माइनस एम जी एल कोसाइन थीटा। अभी ये हाइट है ना, एल कोसाइन थीटा। तो वैसे पोटेंशियल एनर्जी कर ली मैंने। और फिर उसके बाद ये मैंने जो आपको बोला था याद कर लो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ वी सी एम स्क्वायर। तो हाफ आई एम, एम और टू एल गिवन थी लेंथ, तो एम टू एल बाई 12 ओमेगा स्क्वायर प्लस ये कहाँ से आ गया मेरे पास कि वी सी एम ये है, ये ओमेगा अबाउट सी एम तो पता थी, हाँ ठीक है मैं मान सकता हूँ। एल ओमेगा कहाँ से ले आया भाई। तो ये देखो ये ओमेगा वन था, ये लेंथ एल है, तो वीसीएम क्या आ गई, एल ओमेगा वन, इधर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन आर ओमेगा होता है ना। तो वैसे मैंने वीसीएम निकाल ली। अब इनको ऐड करके ये कर लिया, ओमेगा आ गया मेरे पास। चलो कुछ तो आया। अब ये थोड़ी प्रैक्टिस से ही पता चलती चीज, ये थोड़ा मुश्किल है नोटिस करना ऑन योर ओन। इस प्रॉब्लम में इतनी सारी चीजें, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं ओमेगा को एक्स से कनेक्ट कर दूं, क्योंकि मेरे को पता चला था यहाँ से कि नॉर्मल एक्स जीरो है तब कांटेक्ट लूज होगा, तो मतलब एक्सेलरेशन इन एक्स जीरो है। तो मैं अब एक्स को थीटा के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ। अब ये ध्यान से देखो, ये सेंटर ऑफ मास है, ये लेंथ एल थी, तो सेंटर ऑफ मास कितना एक्स ट्रैवल कर रहा है, ये एल है। ये क्या होता है, ये एल, ये 90 माइनस थीटा, तो एल कोसाइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, एल साइन थीटा। तो एक्स देखो कितना कवर किया उसने, एक्स उसने कवर किया एल साइन थीटा। अब मैंने ये आगे नहीं करी, बहुत मैथ्स है। तो एल साइन थीटा को आप डिफरेंशिएट करो तो एल कोस थीटा टाइम्स थीटा डॉट, ये मैंने यहाँ पे चेन रूल यूज किया है क्योंकि थीटा भी वेरिएबल है अंदर। तो थीटा डॉट मेरा ओमेगा है, तो ये मेरे पे वेलोसिटी आ गई। अब आप फिर से इसको डिफरेंशिएट करना प्रोडक्ट रूल के साथ, माइनस एल साइन थीटा थीटा डॉट प्लस एल कोस थीटा डॉट स्क्वायर्ड, क्योंकि साइन थीटा में भी है, फिर एल कोस थीटा थीटा डबल डॉट। थीटा डबल डॉट कहाँ से लो? मैं तो मेरे पास ओमेगा है तो कर दो फिर से डिफरेंशिएट, तो रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा आपका अल्फा। अल्फा है थीटा डबल डॉट मतलब अल्फा। तो यहाँ से आपकी एक्सेलरेशन एंड एक्स आ गई, इसको जीरो पुट कर देना, अल्फा यहाँ से निकाल लो, इसको भी डी बाई डी टी कर लो एक बार, और इसको जीरो पुट कर देना, आ जाएगा आपका आंसर। थिंक ये कोसाइन थीटा इक्वल टू, ये है इसका आंसर, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। बट इस प्रॉब्लम में थोड़ा रिकैप करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है हमने इसको। तो आइडिया फोर से याद करते हैं कि हमको ट्रेजेक्टरी देखनी है, तो ट्रेजेक्टरी जब हमने देखी तब ये यूक्लिड का नहीं, ये नहीं पता आपको लेमा तो नहीं कर सकते थे आप, हाँ सॉरी यूक्लिड को यूक्लिडियन ज्योमेट्री में। बट बाकी क्वेश्चंस में इतना मुश्किल नहीं है, ये एक स्पेशल केस था। बट उसके बाद फिर हमने नॉर्मल फोर्सेस का देखा कि एनर्जी तो कंजर्व्ड है, फिर उसके बाद हमने ओमेगास का देखा कि कैसे किया, फिर उसके बाद हमने मैथ्स भी सीख ली यहाँ पे कि कैसे दो वेरिएबल्स को जोड़ सकते हैं हम फिजिक्स प्रॉब्लम में। और उसमें ये भी आइडिया यूज होगी कि किनेटिक एनर्जी जनरल पॉइंट की कैसे लिख सकते हैं हम।
अबाउट सीएम, अबाउट सीएम, अबाउट सीएम, और ये उसकी वी वेलोसिटी ऑफ सेंटर। बहुत ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है बट इम्पॉसिबल है खुद से। ये थोड़ी और डूएबल है, और मैं इसका थोड़ा प्लॉट ट्विस्ट बताऊंगा बाद में। बट सबसे पहले पिछली प्रॉब्लम की तरह पहले पढ़ो, और अभी मैं विजुअलाइजेशन पे जाता हूँ। विजुअलाइज करो हो क्या रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। ठीक है, पढ़ लिए। तो थोड़े टाइम के बाद मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ऐसे हो जाएगा ना। हम्म। थोड़े और टाइम के बाद ड्रॉ करते हो तो ऐसे। अच्छा ठीक है, मैं मोशन समझ रहा हूँ। तो जब यहाँ पे आ जाएगा तो ऐसे हो जाना चाहिए। अब इसके बाद, अब तो ये नीचे आने के बाद तो अब तो ये फिर से यहाँ पे जाएगी। हम्म। फिर यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे। हम्म। और फिर से यहाँ पे। तो ऑसिलेशन हो रही है, सही है। फिर एंड में फिर से यहाँ पे एंड अप करें। ओके, समझ गए हम, विजुअलाइज कर लिया ना। अब अब प्रॉब्लम पे जाते हैं इसमें। अभी आप स्किप कर सकते हो अगर आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं आती, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है इनर्शियल फ्रेम का, मैंने भी देख के बोल दिया था कि छोड़ो यार, मैं नहीं कर रहा इनर्शियल। मैंने इसको नॉन इनर्शियल से सॉल्व किया था। तो अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं पता है तो आप स्किप कर सकते हो उसको अभी के लिए। वैसे अगर आपको नहीं पता तो आप रोटेशनल कर ही क्यों रहे हो। तो इसके बाद, तो इन्होंने इस अब थोड़ा सोचते हैं कि हमने पहले पिछले प्रॉब्लम में क्या किया था। हमने देखा था कि एनर्जी कंजर्व थी, तो कंजर्वेशन हमेशा क्वेश्चन में सबसे पहले सोचना है कंजर्व्ड क्या है। फिजिक्स प्रॉब्लम में हमेशा ये सोचना होता है, किनेमैटिक्स में भी, सब में। तो इसमें देखो, इसमें नॉर्मल फोर्स एक इधर है, mg इधर है, इसकी वेलोसिटी तो इधर है, और टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, टेंशन तो हमेशा जीरो वर्क डन करती है। और सेम विद इसके साथ तो mg है बस वो, और वो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हमको पता ही है। तो मतलब एनर्जी कंजर्व्ड। तो सबसे पहली चीज पता चलेगी कि एनर्जी कंजर्व्ड। चलो नेक्स्ट चीज ढूंढता है। ये थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आएगा ये वाला स्टेप, कि बट मेरे को सीधा ही दिख गया था ये। अब देखो, सारी की सारी टेंशन को तो इग्नोर ही कर दो, वो इंटरनल फोर्स है। और फिर ये देखो, एक mg है, सारी फोर्स एक, ये दोनों तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और mg, क्योंकि ये तो कटी जा रही है ये वाली। बट एक वर्टिकल एक्सटर्नल फोर्स है mg, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है। अगर, और अगर नेट फोर्स जीरो है सिस्टम पे तो क्या होता है बताओ। तो मोमेंटम कंजर्व्ड है एक्स डायरेक्शन में। ये खुद से दिखने लग जाएगा जब आप बहुत प्रॉब्लम कर कर लोगे। मुझे सीधा दिख गया था कि मोमेंटम एक्स में कंजर्व्ड ही होना चाहिए। चलो इस पॉइंट को एनालाइज करते हैं। जब ये पूछा है जो उन्होंने, तो इस पॉइंट पे, इस पे एक टेंशन है। और फिर यहाँ पे एक टेंशन है, और इसको फील हो रहा है mg को। मेरे को ये चेंज, टेंशन, टेंशन mg, और इसका कोई होगा, अल्फा और ओमेगा होंगे, बट हमें अभी ओमेगा के लिए तो फर्क पड़ता है, ओमेगा होगा यहाँ पे कोई। और
अब इसमें इन्होंने पूछा है क्या जानना है, derive an expression for the force in the rod when it is horizontal as shown at the left above. तो ये अब मैं एक नॉन अब यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो क्या हो रहा है, ये इस पॉइंट पे आईसीआर नोटिस कर पा रहे हो, क्योंकि ये पॉइंट अब नीचे जाएगा बट ये थोड़ा इनफिनिटेसिमल पुश होगा, तो ये थोड़ा नीचे जाएगा। तो इधर अभी आप सीधा इसकी फ्रेम में चले जाते हैं आईसीआर की, तो इस पे इधर एक टेंशन थी इस आईसीआर की फ्रेम, तो इधर जो टेंशन थी एक और टेंशन आ जानी चाहिए, क्योंकि सूडो फोर्स में यही होता है ना, आप एक की फ्रेम में जाते हो और दूसरी जगह ऑपोजिट हो जाता है एक्सेलरेशन। और मेरे को एक फोर्स याद आ रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो यहाँ पे होना चाहिए एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब मेरे को एक और भी फोर्स याद आ रही है, ऑयलर फोर्स, एक होनी चाहिए आर अल्फा, और एक एम जी भी है। बट मेरे को क्या जानना था, मेरे को टेंशन का रिलेशन जानना था, तो बड़ा इजीली आ गया मेरा 2t इक्वल्स एम आर ओमेगा स्क्वायर। चलो देखते हैं। और फिर ओमेगा निकाल लो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स एम जी आर, क्योंकि पोटेंशियल में कितना ड्रॉप हुआ है एम जी आर, एनर्जी कंजर्व निकाल ली थी हमने, और फिर टेंशन आ जाएगी एम जी। सॉल्व कर लेना। अब बी पार्ट इज अ बिट मोर ट्रिकी। यहाँ पे था क्या, यहाँ पे ना इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई थी, इसकी जीरो वेलोसिटी थी, बट यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे इट्स इस फर्स्ट सिचुएशन को सोच के सीधा बोल सकता है कोई अजीब बच्चा कि जीरो वेलोसिटी है इस सिचुएशन में भी इसकी, बट नहीं है, क्योंकि अगर जीरो होती तो यहीं पे रुक जाता। तो इसकी है वेलोसिटी, थोड़ा आप विजुअलाइज करो तो आपको दिखेगा कि पोटेंशियल में ड्रॉप हुआ है, तो दो वी एक्सेस है और ये इक्वल है, क्योंकि याद करना मोमेंटम एक्स में कंजर्व्ड, तो इन दोनों की वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ऑल द टाइम इक्वल होगी, क्योंकि मोमेंटम इन एक्स कंजर्व्ड है। फिर उसके बाद इस पे एक टेंशन है, एक mg है, बट इस बार ये इसमें ट्रिकी पार्ट था, इसमें एक नॉर्मल फोर्स थी, तो ये सारे कट गए, इसकी फोर्स इसको कोई सूडो एक्सेलरेशन नहीं है, पिछली बार टेंशन इसको इधर एक्सेलरेट कर रहा था, कोई रोकने के लिए नहीं था, तो हमको यहाँ पे दो बार टेंशन करनी पड़ी थी, बट यहाँ पे हमको कुछ करना ही नहीं होगा, नॉर्मल फोर्स ने सब संभाल लिया। बट अब ये कुछ बच्चों को नहीं पता होता, जब आप इस पॉइंट की फ्रेम में जाओगे तब वैसे पता होगा, मैं इतना नहीं बोल रहा, बट यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इसको वीएक्स ही छोड़ देते हैं, बट जब आप इसकी फ्रेम में गए तब आपने ये वीएक्स उठा के इधर डाल दी ना, ये दो गुना उधर जाते हुए देखेगा आप उसको, रिलेटिव हो गया। अब तो इधर है मेरी टेंशन, इधर इसकी एमजी, तो अब एक ऑयलर तो है ही, ऑयलर आर अल्फा, अल्फा है नहीं इधर शायद, देख लेना खुद से। और इधर है एम आर ओमेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, बट यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर यूज कर रहा हूँ, टू वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ पे कुछ बच्चे वी स्क्वायर बाय आर लिखते थे, क्योंकि उनको पता नहीं है इस पॉइंट की, जब फ्रेम में जाओगे वी एक्स भूल जाते, तो टेंशन इक्वल्स एम जी प्लस एम टू वी स्क्वायर बाय आर, तो इधर से आ जाता है, फिर एनर्जी कंजर्व कर दो, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, टू टाइम्स सेम वेलोसिटी वी एक्स, और फिर टेंशन इक्वल्स 9 mg। अब ये सोचा होगा यार ये तो कितनी इजी क्वेश्चन था, ये तो कोई भी कर ले, तो ये यूएसए फिजिक्स ओलंपियाड का 2019 B1 है, और बस 10 बच्चों ने सॉल्व किया था पूरे यूएस में, ये ये इतना सा बस, बस इतना सा, क्योंकि इतना ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें इतनी गलतियां कर सकते हो आप, इसमें आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल की क्लियर होने चाहिए।
यहाँ पे कोई ये दूसरी टेंशन भूल सकता था। यहाँ पे कोई ये नॉर्मल फोर्स के इफेक्ट भूल के सीधा दो टेंशन यहाँ पे भी लगा देता, कोई यहाँ पे वीएक्स भूल सकता था। तो मैं बोलूंगा एक बार रीवॉच कर लो, क्योंकि इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए हैं जो मैंने लिए हैं कि गलतियां कर सकता है कोई भी। सी पार्ट, अब ये सोचते हैं कैसे करेंगे। तो तो सिंपल लग रहा है, तो सीधा वो एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम दिया कि एनर्जी कंजर्व कर देते सीधा। तो बहुत सिंपल है। हाँ, तो ट्राई करते हैं। तो हर एक, पहले अभी आगे का मत देखना। तो अभी 7 बजे तो सबसे सिंपल वे ले लेते हैं। यहाँ पे एक वीएक्स है, यहाँ पे एक वीएक्स है, एक इसकी वीवाई है। वीएक्स हमको पता है इक्वल है ये। यहाँ से तो कुछ हुआ नहीं मेरा। मेरे को एक ट्रिक याद आ रही है, मैं पीछे जाता हूँ। ये ओ एक ये यूज कर सकता हूँ तो। अब हम जिस इससे ये इससे पता क्या हुआ, इससे सारी चीजें ओमेगा और साइन थीटा वगैरह में आ जाएंगी। देख कैसे। चलो, इसकी पोजीशन इन वाई एक्सिस देखो। मोमेंटम कंजर्व्ड है एक्स में, तो मतलब ये ब्यूटीफुल चीज है। मैं जितने भी पॉइंट ड्रॉ करूंगा ना, हमेशा सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे ही रहेगा। सेंटर ऑफ मास नीचे मूव करेगा बस, उसकी एक्स वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी, क्योंकि मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कंजर्व्ड था। तो बस वो वाई में ही मूव कर सकता है। तो इस अब आ, इसमें पता इसमें एक फेक सॉल्व है। ये मैं बताना चाहता हूँ, सेंटर ऑफ मास इज नॉट अ मटेरियल पॉइंट। यहाँ पे कोई सीधा बोल देगा, अच्छा ये तो है r/2, तो सीधा बोल दिया r/2 cos थीटा, आर वाई है सेंटर ऑफ मास की। और वो सही भी है, बट क्योंकि वो ये गलत है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन में गलत भी हो जाता है, ये फेक सॉल्व है। सेंटर ऑफ मास एक मटेरियल पॉइंट नहीं है। सेंटर ऑफ मास के लिए हमेशा आपको यही वाली डेफिनेशन यूज करनी होगी, डीएम ओवर ये वाली, या फिर वी कर लो या फिर ए कर लो एक्सेलरेशन का। हमेशा याद रखना, क्योंकि बहुत बार ये गलती करवा देता है। इसमें ये भी हिडन चीज थी। मतलब वैसे ये फिक्स सही आंसर दे दिया था इसने, बट ये गलत है। तो अब हम पोजीशन इन वाई लिखते, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था पिछले क्वेश्चन में, एल साइन थीटा लिख दिया था हमने एक्स को। तो वैसे ही हम साइन थीटा से कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं बड़ी एम वाले की। दोनों की, इसकी तो वाई पोजीशन हमेशा जीरो है, तो इसकी वाई पोजीशन क्या होगी? ये है आर, तो आर कोस थीटा हो गया। तो इसकी पोजीशन आ गई आर कोस थीटा। फिर उसके बाद वी वाई, तो वी वाई के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देते सीधा। कर दिया डिफरेंशिएट, चेन रूल लगाया, थीटा थीटा डॉट आ गया बाहर। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी? वो होगी एम, इसकी तो जीरो है, प्लस एम, ये ये वाली ओवर 2m। तो ये आ गया हमारे पास। और फिर उसके बाद वो किनेटिक एनर्जी अप्लाई करो। हाफ हाफ एम वी सी एम स्क्वायर्ड प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर्ड। मैंने मेरे आइडिया 2 याद करो कि अगर कोई रिजिड बॉडी ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो सेंटर ऑफ मास भी प्योर रोटेशन सेम ओमेगा से ही देखेगा। तो वो भी यूज कर लिया यहाँ पे हमने। तो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर्ड प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर्ड इक्वल्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये ये दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉब्लम इन ऑल ऑफ रोटेशन में।
बता नहीं सकता कितनी ब्यूटीफुल। इस प्रॉब्लम में सब कुछ ही यूज हो गया बस रोलिंग के अलावा। लिटरली सब कुछ ही एक्सट्रीमली माइंड बॉगलिंग। आप ट्राई करो। मैं करो ट्राई, नियरली सारे आइडियाज यूज हो जाएंगे जो मैंने सिखाए हैं अभी तक। चलो, सब मैं हिंट्स दे रहा हूँ ये, इसके बाद फिर से ट्राई करना। ये इतने सारे आइडियाज यूज हो रहे हैं इसमें। ट्राई करो, ये पढ़ेंगे। टेंशन इंटरनल फोर्स है तो मतलब उसका वर्क डन जीरो है, तो मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, नेट फोर्स जीरो है सिस्टम पे, मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। और फिर की आइडिया थे ट्रेजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगेन, और रिजिड बॉडी इज इन प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर आप सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में जाते हो ना, वो रिजिड बॉडी हमेशा ओमेगा से रोटेट करती हुई दिखती है। वो उसमें कोई वेलोसिटी इधर उधर नहीं है, बस प्योर रोटेशन, मतलब आईसीआर जैसे। चलो आपने ट्राई कर लिया होगा, सोल्यूशन पे चलते। तो हमने इसको वेलोसिटी v दी है, वेलोसिटी v दी है। अब इसके बाद क्योंकि ये सब कंजर्व्ड है, पिछले आइडिया में याद करो मैंने क्या बताया, मोमेंटम इन एक्स कंजर्व था तो सेंटर ऑफ मास बस एक स्ट्रेट लाइन में नीचे मूव कर रहा था। तो इसमें सेंटर सेंटर ऑफ मास बस v/3, वो फॉर्मूला यूज कर लो ना, mv+m0 ओवर 3m आ जाएगा, तो मतलब v/3 है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ये सेंटर ऑफ मास v/3 से बस इधर स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा पूरे मोशन के थ्रू। अब ठीक है, ये की इनसाइट नहीं है, अभी नहीं आएगी, इसके लिए सोचना पड़ेगा। अब व्हेन ये इनका क्लोजेस्ट डिस्टेंस कब होगा, कब होता है वो। मैं थोड़ा एक दूसरी प्रॉब्लम से लेता हूँ थोड़ा इंसाइट। तो एक हम कभी कभी करते हैं, वायर है यहाँ पे, आई है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने एक चार्ज फेंका है, तो कोई पैराबोलिक पाथ होता है। तो जब ये क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच होता है, तब हम बोल देते हैं कि उसकी वेलोसिटी इन एक्स जीरो थी। सॉरी, क्या हो गया, है? तो हम बोल देते थे कि उस जब ये चार्ज यहाँ पे होगा, ये मैक्सिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस, तब वी एक्स जीरो होगी, क्योंकि तब प्योरली वी वाई। तो सेम चीज, तो मतलब ये थीटा कांस्टेंट होगा, ये थीटा चेंज नहीं कर रहा होगा। सोचो, अगर अगर ये बाहर जा रहा है, तो मतलब अगर हम थोड़ा सा टाइम रिवर्स कर दे तो एक, इसको मैं समझाता हूँ। अगर थीटा, अगर ओमेगा अंदर है, चलो ओमेगा अंदर है वो तो ऑब्वियस है, अगर अंदर है तो मैं थोड़ा और वेट कर लेता हूँ मिनिमम थीटा के लिए, क्योंकि अंदर घूमेगा तो और छोटा हो जाएगा। अगर अगर ओमेगा बाहर है, तो मैं टाइम में पीछे चले जाता हूँ, मैं टाइम में उस पॉइंट तक पीछे चले जाता हूँ जब तक ये ओमेगा जीरो था, जब ये थीटा मिनिमम था। तो मतलब इस पॉइंट पे ओमेगा जीरो है, थीटा चेंज नहीं कर रहा है। अब यही तो है, ये था, थी, थीटा चेंज नहीं कर रहा, तो मतलब ये सिस्टम क्या बन गया। ये रिजिड बॉडी थी नहीं, देखो कैसे मूव कर रही है। बट जब थीटा चेंज नहीं कर रहा, तभी एक ट्रायंगल प्लेट मान सकते हो, क्योंकि थीटा चेंज नहीं कर रहा, तो रिजिड बन गई वो बॉडी। ये इतना आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया था इसमें। तो मतलब आप ये यूज कर सकते हो, रिजिड बॉडीज इन प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसलिए मैंने सेंटर ऑफ मास फ्रेम अब यूज की। अब मुझे आइडिया आएगा, तो मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ले लेता हूँ, जिससे मैं ये वाला ट्रिक यूज कर सकूँ कि रिजिड बॉडीज इन प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो मैंने यही यूज किया, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लिख लिया। यहाँ पे ये था mv 2v l by 2v by 3 into l,
एंड mv by 3 into l, तो ये आया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और फिर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये सब ओमेगा से रोटेट कर रहे होंगे, तो ये लिख सकते हो एंगुलर मोमेंटम फाइनल इसका I1 ओमेगा, I2 सेम है, I2 ओमेगा, और सब ओमेगा से सेम ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं ना, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी थी, इज इक्वल टू द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। और फिर एनर्जी भी कंजर्व्ड है, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ I1 प्लस I2 ओमेगा स्क्वायर्ड इज इक्वल टू इनिशियल किनेटिक एनर्जीज लिखी है मैंने, यहाँ से क्रॉस चेक कर लो, mv2v by 3 स्क्वायर्ड mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर्ड। उसके बाद I1 थोड़ी जियोमेट्री कर लो, I1 ये आ जाएगा, I2 ये आ जाएगा, पाइथागोरस वगैरह ही लगाए, cos थीटा 2 ये है। अब ये कैलकुलेशन लंबी, क्वेश्चन के लिए पता है कितने घंटे में लेते हैं, 1 hour 50 minutes आई थिंक, समथिंग लाइक दिस, 1 hour 40 है शायद। तो अ, तुम्हारे पास इनफ टाइम होता कैलकुलेशन के लिए, तो एंड में निकाल लेते तुम। इसमें प्लग इन करना है I1 I2 को, ओमेगा को v के टर्म्स में निकालना, और फिर यहाँ पे प्लग इन कर देना, आ जाएगा तुम्हारा। बट इसमें ये सोचा कि सब यूज होगा, सब। और फिर उसके बाद ये वाला आइडिया कि मिनिमम अप्रोच तब है जब थीटा चेंज नहीं कर रहा, तो मतलब वो रिजिड बॉडी है, और फिर ट्रेजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन। दिस इज ये है, मैं वो फोर्थ सेंटर बोल रहा था ना, फोर्थ सेफ सेंटर, वो बताने के लिए और हमें ना हमेशा डेस्परेट होना चाहिए सूडो टॉर्क अप्लाई करने के लिए, यूज ट्राई करो अवॉइड करने का, क्योंकि यूजुअली इजियर वे होती है, बट ये हिंट्स है, ट्राई करो खुद से प्रॉब्लम को। ओके, तो अब हम सबसे पहले फ्री बॉडी बनाते हैं इसका, तो ये दिख रहा है मुझे, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ठीक है, आर ओमेगा। हाँ, अब ये थोड़ा देख लेते हैं, मास इधर है, तो मतलब टॉर्क तो इधर ही मिल रहा है, तो मतलब अल्फा इधर ही होना चाहिए, टॉर्क इधर ही मिल रहा था ना। और अब ये देखो कि यहाँ पे कोई और फोर्स है जो एक्सेलरेशन को बढ़ा रही है, मुझे ए इक्वल्स आर अल्फा चाहिए, बट कोई भी फोर्स नहीं है जो एक्सेलरेशन को बढ़ा रही है, तो मतलब अ, हाँ, तो अल्फा इधर मिल रहा है इसकी वजह से, तो और ए इक्वल्स आर अल्फा करना, और कोई भी फोर्स नहीं है जो एक्सेलरेशन बढ़ा रही है, तो मतलब फ्रिक्शन इधर होना चाहिए, जिससे एक्सेलरेशन बढ़ जाए, अल्फा कम हो। इस पॉइंट पे बैठो, कोई और चीज अल्फा दे रही है नहीं, तो इसलिए अल्फा की डायरेक्शन ये है, और ए ये है, तो इधर देख लो, ए इक्वल्स आर अल्फा मिला, और फिर इस पॉइंट से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिख लो इसका, आर ओमेगा स्क्वायर, नेट एक्सेलरेशन मिल गया, तो इस पे कोई फोर्स एनालाइज करने की जरूरत नहीं। चलो अब डाइक्वल्स आई अल्फा अप्लाई करने का ट्राई करते सेफ सेंटर पे, क्योंकि मुझे सोलर टॉर्क में पढ़ना नहीं है। इधर आ रहा हूँ, तो मेरे में अब फ्रिक्शन आ रहा है बीच में, तो मैं नहीं लिख पा रहा इक्वेशन। चलो सेंटर ऑफ मास की वर्ड लिखते हैं, तब भी नहीं लिख पा रहा, फिर से एन और फ्रिक्शन आ रहे हैं, तो मुझे अब मैं डेस्परेट हो गया हूँ, अब मुझे आईसीआर पे बैठना ही पड़ेगा, जिससे मुझे एन और फ्रिक्शन के साथ डील ना करना पड़े। ये रीजन था इस प्रॉब्लम में। और ये याद करो मैंने क्या बताया था, ए नेट, तो ए नेट पता है हमें, अब इधर बैठोगे तो ये सारे ए नेट नीचे नीचे आ जाएंगे इस पे, सूडो फोर्स, तो वही किया। और वो याद करो आइडिया टू, कि rigid bodies they all see the same omega, same holds for alpha, alpha भी सेम दिखता है सारे पॉइंट्स, तो मतलब ये पॉइंट, ये अगर ये भी अल्फा से रोटेट कर रहा है, ये पॉइंट भी अल्फा से ही रोटेट कर रहा है, तो
मैंने आई टॉर्क इक्वल्स आई अल्फा ही अप्लाई किया। इसका आई है एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर पैरेलल एक्सिस, और फिर ये एम आर रूट टू करके कर दिया। ओमेगा रूट जी बाय आर, ये हाँ ध्यान से पढ़ो, स्लिपिंग लिखा है ना, प्योरली रोलिंग, तो वी इक्वल्स आर ओमेगा से ओमेगा पता है मुझे। तो अल्फा आ गया मेरे पे। अब मैंने, ये फोर्थ शिफ्ट सेंटर है। हाँ, मैं अभी आऊंगा क्यू है, बट आप टाउ इक्वल्स आई अल्फा यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो बिना सूडो टॉर्क के, अबाउट सूडो टॉर्क के बारे में चिंता करके। तो आप अप्लाई कर लो यहाँ पे। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगा फ्रिक्शन जीरो। और फिर अब हमारे पास सेफ सेंटर तो है ही, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट अप्लाई कर लेता हूँ, तो आ गया अब। उप्स, 3 mg/4 है, कवर कर दिया इसने। सॉरी, नो सॉरी, 3 mg/2 है, सॉरी, क्या बोल रहा हूँ। हाँ, 3 mg/2 है। अ, चलो अब सेफ सेंटर के बारे में बात करते, क्यों है। तो इसका एक्सेलरेशन इस साइड था। अब अगर मैं इसके ऊपर बैठ जाऊं, तब यहाँ पे इसको दे दूंगा मैं एक। वैसे ये नहीं होता। अब मैं इस पे बैठूंगा तो मैं सेंटर ऑफ मास को ही दूंगा एक्सेलरेशन, सॉरी। तो मैं इस पे बैठूंगा तो इधर मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास को। बट ये अब ये जो सूडो एक्सेलरेशन है, कोई सूडो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, तो लाइन ऑफ कांटेक्ट पे ही है इसकी, जो सेंटर ऑफ मास को जोड़ रही है इसके साथ, तो मतलब ये कोई भी सूडो टॉर्क नहीं जनरेट कर रहा। और ये रेयरली यूज होता है ये वाला सेफ सेंटर। ये प्रॉब्लम है खतरनाक की, मतलब ओ सॉरी, मैं बोलना ही भूल गया। फिजिक्स सर जी भाई जनार्दन सर से लिया मैंने। आप उनका सोल्यूशन भी देख सकते हो, उन्होंने वही यूज किया है। आइडिया क्या है, आइडिया टू की प्योर रोटेशन में होती है अबाउट सेंटर ऑफ मास, उससे भी कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फोर्थ सेफ सेंटर। बट ये मैंने खुद से ही निकाला था सोल्यूशन, किसी और ने नहीं डाला था। तो ये है मॉरन में कि if if the line joining them is parallel to their acceleration, तब भी वो सेफ सेंटर है। कि अगर इसका एक्सेलरेशन इस लाइन को जो ज्वाइन कर रहा है सेंटर ऑफ मास से, अगर पैरेलल है, तो यू कैन यू कैन यूज इट। थोड़े कोलिजन्स कवर कर लेता हूँ। तो ये वाला ट्राई कर लो, इजी है। बट यही रीजन था मेरा ये पढ़ाने के लिए, ये यूज कर लोगे तो इजी है, ट्राई कर लो। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम रोटेशन की वजह से प्लस आर क्रॉस, इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूँ मैं। देख चलो पहले विजुअलाइज करते हैं प्रॉब्लम को, क्या हो रहा है। ये बॉल आ रही है, आ रही है, आ रही है, टकराएगी, और फिर ये एक ओमेगा से यहाँ पे टर्न करेगी, ऐसे इस ओमेगा से। तो ये आई, और फिर ओमे फिर उसके बाद में ये मेरा केस वन बन गया, ये मेरा केस टू से केस वन बन गया। तो इस पॉइंट के अबाउट कर देता हूँ मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। ICM ओमेगा प्लस आर क्रॉस पी इज इक्वल टू केस केस वन। इन इलास्टिक कोलिजन है, तो मैं एनर्जी नहीं कंजर्व कर सकता। बट इस हाँ, मतलब इधर एनर्जी नहीं कंजर्व कर सकता। अब इसने पूछा है कि मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम तब होगी जब ये जो अभी है किनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वही कर दिया कि ये इसके चेंज के बराबर होनी चाहिए। पैरेलल एक्सिस यूज करा हुआ है दोनों जगह, और ये ICM है, इसको डाल के देख लेना, सेम ही आंसर आएगा। कोलिजन्स में हमेशा सेंटर ऑफ मास फ्रेम या फिक्स पॉइंट, सेंटर ऑफ मास फ्रेम जेई में पढ़ाते ही नहीं। तो फिक्स पॉइंट अबाउट CM यूज कर लेना, पता होगा कैसे यूज करता है।
तो इस प्रॉब्लम में सोचते क्या हो रहा है, पहले विजुअलाइज करेंगे। तो इधर आए, ये टकराएंगे तो इधर एक इसको जे इम्पल्स मिलेगा, इसको एक जे इम्पल्स है ना। तो फिर मतलब ये ऐसे रोटेट करने लगेगा, ये ऐसे रोटेट, और ये ऐसे रोटेट करने लगेगा। हम्म। कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व्ड है, पता ही होगा, एनर्जी कंजर्व्ड है, तो ये मिल गई। अब एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड है, तीन इक्वेशंस मिल गई मुझे। तो अब क्या करना, सीधा अप्लाई करते हैं। हाँ, तो फिर जब ये टकराएंगे तब ओमेगा भी मिलेगी, चलो मैं एक वी प्राइम भी मान लेता हूँ जो पीछे पीछे इनको पुश करेंगे अभी के लिए, ठीक है। तो मैंने लिखी सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम। तो पहले इस पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूँ मैं। मैंने अभी क्या बोला, सेंटर ऑफ मास है, फिक्स पॉइंट अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पे हम तो यूज नहीं करते, तो ठीक है, फिक्स पॉइंट अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये कितना है, एम वी टाइम्स 2l, ये एम वी टाइम्स 2l, और सेम डायरेक्शन में आर क्रॉस पी से चेक कर लो, एंगुलर मोमेंटम दोनों सेम डायरेक्शन में। अब ये माइनस क्यू है यहाँ पे। अभी मैंने ये क्या यूज किया है, मैंने ये किया है, इस पॉइंट के अबाउट मैंने करा है आई सी एम ओमेगा प्लस आर क्रॉस पी। ये ये वी प्राइम जो जा रहा है इधर, आर क्रॉस पी, और ये आई सी एम ओमेगा, तो दो टू टाइम्स कर दिए क्योंकि दोनों में सेम है। अभी माइनस क्यू है इधर, निकालो डायरेक्शन। आईसीएम ओमेगा से क्या आ रहा है, उंगली कर्ल करो, इससे आ रहा है इनसाइड है, इसका एंगुलर मोमेंटम इनसाइड है। अब इधर आर क्रॉस पी करो, इधर आर, ये आर वेक्टर है मेरा, ये इधर आर, ये तो आउटसाइड आ रहा है, तो एक आउटसाइड आ रहा है एंगुलर मोमेंटम, एक इनसाइड, तो माइनस। ये इस प्रॉब्लम में ट्रिकी पार्ट था जिससे मैंने लिया, और मैंने लिखा भी था इधर, these two may be in the opposite direction, so always check using right hand thumb rule. ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम है। अब मोमेंटम से क्या पता चल रहा है, मोमेंटम से मुझे पता चल रहा है कि ये v प्राइम इस v प्राइम की बराबर होगी, कि x, ये पहले v भी था, जीरो ही होना चाहिए मोमेंटम, तो इसलिए मैंने ये टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब एनर्जी कंजर्व कर लेते, अब एनर्जी कैसे लिखेंगे, मेरे को एक चीज याद आ रही है कि हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ वी सी एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम वी सी एम ओमेगा स्क्वायर, वही यूज कर लेता हूँ। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर्ड प्लस हाफ वी सी एम ओमेगा वी, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर्ड, हाँ, टू टाइम्स इज इक्वल टू इनिशियल किनेटिक एनर्जी विच इज 2 mv। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर रहा, तुम लोग कर लेना, वी प्राइम इक्वल जीरो आ जाएगा यार, और ओमेगा वी बाय एल मिल जाएगा। तो अब इसने बोला है डिस्कस व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड, चलो और आगे विजुअलाइज करते हैं। तो इन दोनों को ऐसे ही ओमेगा मिली है, तो ऐसे रोटेट करेंगे पहले, फिर ये फिर ये ऐसे हो जाएंगे, फिर ये ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब इस फिर ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, एक कोलिजन हो जाएगा, ये कोलिजन हो जाएगा, तुम लोग क्वेश्चन लिख के देखना, यही आ जाएगा कि ये दोनों v वेलोसिटी से निकल गए। देखो विजुअलाइज करना था इसमें बस, ऐसे घूमे 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 और फिर टकराए गए। ये हॉलिक्स में भी है वैसे प्रॉब्लम, उसमें है टू डिस्क्स लाइक दिस, ऐसे, आई थिंक, हाँ, टू डिस्क और छोटे छोटे फ्लैप्स। मैंने बस इसलिए रखी क्योंकि जेई में काफी आती रहती है ऐसी प्रॉब्लम, खुद से ट्राई कर लेना। अगर सोल्यूशन चेक करना है तो गूगल पे सर्च करना M5 सॉल्यूशंस केविन जू, सॉल्यूशंस केविन जू, हाँ। बट ये काफी सिंपल है, सिंपल आइडियाज है, कर लेना। अब इम्पल्स, ये मैंने जे एडवांस की प्रॉब्लम उठाई थी, ये अच्छी थी, इसलिए पहले खुद से ट्राई कर लो, फिर मैं दिखाता हूँ।
तो इसमें मुझे ये अच्छा लगा था कि अब यहाँ पे सबसे पहले मैं सोचूंगा, इन सब की तो वेलोसिटी अलग अलग हो गई, तो मैं सीधा लिख नहीं सकता कि सबसे पहले मैं सोचूंगा, अच्छा ठीक है हमने इम्पल्स दिया, तो मुझे इम्पल्स के दो रिलेशन पता है, कि इम्पल्स होता है मोमेंटम, और दूसरा पता है इम्पल्स क्रॉस आर, इम्पल्स टाइम्स आर इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। तो अब मैं सोचता हूँ कि मैं इम्पल्स इक्वल्स mv तो नहीं लिख सकता, कि देखो हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग है, क्योंकि सर्कल है, सर्कल में मूव कर रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, ये इसलिए मैंने चूज किया इस प्रॉब्लम को, कि इसमें एलिमेंट लिया था इन्होंने डीएम का। तो इंटीग्रल डीएम भी, तो डीएम को लैम्डा डी आर लिख सकते हो, वेलोसिटी सबकी आर ओमेगा है, ओमेगा कांस्टेंट है, कर लेना यार, ये नाइस आइडिया। और फिर तो सिंपल है, फिर एंगुलर मोमेंटम इज जे टाइम्स एल, इज, और दिस इज इक्वल टू, मैंने यूज किया आईसीएम ओमेगा प्लस आर क्रॉस पी, बट तुम आई ओमेगा से भी लिख सकते हो, सेम ही आएगा। तो ये आ गया, सॉल्व कर लो, आ जाए, जे यहाँ से निकाल ली। ओ दिस प्रॉब्लम इज रियली गुड। तो इसमें सोचता, ये बच्चों को पता नहीं होता क्यों, पता नहीं मुझे, बट मैं बता देता हूँ, खुद से ट्राई करना, फिर उसके बाद कर लेना चाहिए तुमको खुद से। यार वॉल की तरह ट्रीट करना बाय द वे रैम को, जब ये आता है, एक ब्लॉक को मैं गिरा रहा हूँ, जो नॉर्मल फोर्स है वो इम्पल्स टाइप होती है ना, और अगर फ्रिक्शन होता है वहां पे, तो ये म्यू म्यू जे होती है, क्योंकि फ्रिक्शन देखो तो मैं सोचूंगा म्यू एन, बट नॉर्मल फोर्स इस प्रॉब्लम में तो इम्पल्सिव है, तो इस बार मैं लिख सकता हूँ कि इम्पल्सिव फ्रिक्शनल फोर्स है, तो म्यू टाइम्स जे है। ठीक है, ट्राई करो ये। हाँ, अच्छा, तो जब मैं गिराऊंगा, इसमें लिखा है कि ऐसे गिरा रहे हो, तो जे ऊपर लगेगा, वो वी कोस थीटा के तो समाप्त कर देगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि बोल रहे स्लाइडिंग अलोंग द रैम्प, तो मैं मान सकता हूँ ये वाला कंपोनेंट खत्म हो गया वेलोसिटी का, जिस जो इस साइड जा रहा था, और वो जे नहीं किया, तो फिर मैं ये लिख सकता हूँ, और फिर मैं फाइनल वेलोसिटी वी साइन थीटा इधर था, बट यहाँ पे अब म्यू जे भी हो गया, तो मैं वो लिखूंगा, जे मेरे को पता है, तो और फिर अगर मेरे को स्टेशनरी करना है, तो म्यू जे इक्वल्स एम वी साइन थीटा, तो उधर से आ गया म्यू इक्वल्स tan बी पार्ट इज इंटरेस्टिंग अगेन। तो ये वी एफ है, ये पिछले पार्ट में निकाल ली थी, सेम ही रहेगा, बट इधर अब देखना है, v इक्वल्स आर ओमेगा पता है हमें, वो रिलेशन वी एफ इक्वल्स आर ओमेगा, वो मैंने यूज किया है इधर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ने में। तो एंग, एंगुलर इम्पल्स टाइम्स आर इज इक्वल टू आई ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, तो वही लिखा मैंने, और फिर उसके बाद जे इक्वल्स एम वी कोस थीटा, दिस इज दिस, ये तो पता ही है, और फिर उसके बाद म्यू इज इक्वल टू दिस, और वी एफ, आर ओमेगा को मैंने यहाँ पे लिख दिया वी एफ, आर आर कट जाएंगे तो ये आ जाएगा म्यू, और फिर म्यू को इधर डाल दो, और फिर वी एफ निकाल लो, या, और सेकंड पार्ट तो सिंपल है, वी एफ अभी वी एफ निकाला है, तो फिर म्यू निकालने के लिए यहाँ पे डाल दो, ये, बट इस प्रॉब्लम का मेन इस ऑब्जेक्टिव था म्यू जे सिखाना, और ये भी कि म्यू जे आर को आई ओमेगा लिख सकते हो, तो oh this is a good problem, this is the last one, yes। तो ये रोडोप में भी है। मैं पिछले साल जब की थी रोडोप, तब मैं नहीं कर पाया था, इसको ये हार्ड है, ट्राई करो, मैं हिंट दूंगा एक, रुको, पहले खुद से ट्राई कर लो, फिर मैं हिंट देता हूँ। हाँ, हिंट है, टॉक बैलेंस के बारे में सोचो, और
व्हाट कॉजेज द ऑसिलेशन, ये दो हिंट्स। चाह तो खुद से कर लो, ये बहुत अच्छा है कि अगर खुद से कर लिया तो कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। ओके, चलो सॉल्यूशंस पे। तो सबसे पहले मैं सोचूंगा हो क्यों रहा है ये। तो इधर एक नॉर्मल फोर्स होगी, इधर एक नॉर्मल फोर्स होगी, बट ये नॉर्मल फोर्सेस डिफरेंस क्यों? टॉर्क बैलेंस में है शायद, हिंट में मुझे ये मिला था, तो मैं टॉर्क बैलेंस कर, टॉर्क बैलेंस से मुझे ये क्वेश्चन। अब ये आगे पीछे क्यों मूव कर रहे हैं, फ्रिक्शन है, अच्छा। तो अब मेरे को बताया कि अगर ओमेगा और वी नहीं है तो फ्रिक्शन चाहेगा कि वी मिले, तो वो ओमेगा को डिक्रीज करेगा। तो मतलब इस पे पीछे इधर लगेगा और न्यूटन थर्ड लॉ से इस पे इधर लगेगा, तो इधर इस पे म्यू एन टू लगेगा, और इस पे मतलब इधर म्यू एन वन लगेगा। अच्छा, तो ये अभी म्यू एन टू हायर है, क्योंकि एन टू को ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ रहा है, ये दोनों सेम साइड कर रहे हैं। चलो मैं लिख लेता हूँ एफ इक्वल्स एम इक्वेशन, और एस एच एम है तो मैं मैक्सिमम पॉइंट पे लिख देता हूँ दोनों चीजें। तो टॉर्क बैलेंस मैंने मैक्सिमम पे लिख दिया, और एम एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर होता है मेरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, म्यू एन वन माइनस म्यू एन टू, और फिर यहाँ पे एन वन माइनस एन टू इससे मिल गया था, तो फिर इसको रिप्लेस कर दो, आ गया हमारा ओमेगा ऑसिलेशन से। तो मतलब पहले यही सोचना था कि ऑसिलेशन हो भी क्यों रही हैं, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यूज डिफरेंट है, और क्यों है डिफरेंट, टॉर्क बैलेंस रहना चाहिए। तो आई थिंक आफ्टर दिस यू कैन ट्राई जे एडवांस प्रॉब्लम्स, कर ही लोगे अब तो, सारी मैंने देखे थे पास्ट पेपर्स, काफी इजी है। तो कौन सा चैप्टर चाहिए? ऑल्सो दो दो प्रॉब्लम्स है जे एडवांस 2016 की, एक वो थ्री डी रोटेशन, जे एडवांस कभी पूछने फिर से वाला है नहीं, थ्री डी रोटेशन मुझे नहीं लगता कोई फायदा नहीं है कि एक प्रॉब्लम जो वैसे भी छोड़नी चाहिए उसके लिए मैं पढ़ाऊं। और रोटेटरी फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही थी उसमें, उसमें ये था डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर आती थी वो कर ही लेते, जो जिसमें कोरियोलिस फोर्स दे रखी थी बेकार में, इवन तो यूज भी नहीं हुई थी। तो ट्राई करना, मेरा मेन पॉइंट इसमें यही था कि मैंने अपना थॉट प्रोसेस दिखाया तुम लोगों को कि कैसे सोचना है खुद से, मैं कैसे सोचता हूँ प्रॉब्लम को, मैं कैसे अप्रोच करता हूँ। मेरा यही मेन प्रोसेस था इतनी मुश्किल प्रॉब्लम्स आने का, कि खुद से सोचना सीखो, कैसे सोचते हैं। चलो ठीक है फिर।